जिस शख्स ने लाखों स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे फोड़ना है उसकी स्ट्रेटजी बताई। आज हम उसी इंसान की बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको बिजनेस की चीज़ें अपील करती हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। पूरे यूट्यूब के ऊपर 50 लाख के करीब लोगों की ऑडियंस, 22 साल की उम्र के अंदर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, लोगों को एक नई सोच देना, यूथ को एक नया माइंडसेट देना, कैसे केवल नौकरी वाला माइंडसेट छोड़ के हम एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट अपना सकते हैं, इसकी एक आग जलानी यूथ के अंदर। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्पिरेशन ऑफ मेनी ऑफ अस, अमन धतरवाल। उनके बारे में आज बात करने वाले कि उन्होंने इतने कम टाइम के अंदर इतनी सारी चीजें कैसे अचीव की। 22 साल की उम्र के अंदर वो कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए, कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठने वाला जो कॉन्फिडेंस है वो उनके अंदर कैसे आया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारी चीजें तो उन्होंने शेयर कर रखी है। कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो डायरेक्टली बताते नहीं है, हमको ऑब्जर्व करनी होती है, और ऑब्जर्व करना हर एक को आता नहीं है। तो उनका जो बिजनेस एस्पेक्ट है कि उन्होंने इतना सारा पैसा कैसे जनरेट किया और इतनी कम एज के अंदर इतना बड़ा ब्रांड नेम कैसे बिल्ड हुआ, स्टेप बाय स्टेप क्या स्ट्रेटजीज उन्होंने फॉलो की, और अभी उनकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी चल रही है अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की। पूरे एडटेक स्पेस के अंदर अगर आप देखो तो वो एक अकेला बंदा है जो बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के जेई नीट वाले मार्केट के अंदर डोमिनेशन क्रिएट कर रहा है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम बहुत सारे बिजनेस एस्पेक्ट्स जो हर एक को समझ में नहीं आते उनको टच करने वाला है। तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मुकुल, मैं हूं एक छोटा सा यूट्यूब के ऊपर एंड इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट क्रिएटर जो बिजनेस, स्टार्टअप्स, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, कॉलेज लाइफ, इसके अराउंड स्मार्ट कंटेंट, यूनिक कंटेंट क्रिएट करता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो सबसे पहले तो भाई साहब आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे को भी तो ग्रोथ चाहिए जिंदगी में थोड़ी सी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, अमन भैया को मैं बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही देख रहा हूँ, जब से उन्होंने अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की थी। मतलब जब वो 2015 के अंदर उन्होंने अपनी पहली वीडियो डाली थी एंड आई वाज इन 9th एट दैट टाइम, तो मैं उसी टाइम से उनको फॉलो कर रहा हूँ। और धीरे धीरे मेरे को उनका इम्पैक्ट जो है मेरे दिमाग में तब से क्रिएट होना स्टार्ट हुआ जब से उन्होंने वो वाली वीडियोज़ डालनी शुरू की, जिससे हमको पता चलता है कि यार केवल IIT करके एक नौकरी लगना है, फिर MNC में प्लेसमेंट लेना ही लाइफ नहीं है, या फिर सरकारी जॉब करना ही ज़िंदगी नहीं है। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी है, और वो लिटरली मेरे को उन्हीं के द्वारा पता चली थी। तो मेरे माइंड के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है उनकी बातों का। एंड अभी मेरा जो यूट्यूब स्टार्ट करने के पीछे मोटिवेशन था, कहीं ना कहीं उनका उसके अंदर रोल है। बाकी और भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूं, पर उनका काफी कंसिडरेबल स्पेस इस चीज के अंदर। तो मैंने काफी ज्यादा चीजें सीखी है उनसे, और उनकी जर्नी स्टार्ट हुई 2015 के अंदर, जब वो 12th शायद उन्होंने पास ही की थी जस्ट। उन्होंने सिंपली एक ऐसी वीडियो, नॉर्मल सी वीडियो डाल दी थी। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपन बात करते हैं उनकी जर्नी के बारे में। उन्होंने स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएट करना कॉलेज के ऊपर। वो पायनर थे इस फील्ड के अंदर, उससे पहले इसके ऊपर कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा था इतना ढंग से जितना ढंग से उन्होंने किया था। तो उन्होंने कॉलेज लाइफ के अंदर अपन को कैसे प्रिपेयर्ड रहना होता है, हॉस्टल रूम्स कैसे होते हैं, हॉस्टल लाइफ के लिए कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, कैसे आप ग्रूमिंग कर सकते हो कॉलेज के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो कॉलेज में एंट्री लेने से पहले बच्चों को पता होने चाहिए, वो जैसे जैसे खुद उस जर्नी के अंदर अपनी लाइफ की जर्नी में बढ़ रहे थे, उसी जर्नी को वो शेयर कर रहे थे धीरे धीरे। जैसे उनके जेईई मेंस में अच्छा स्कोर आया तो उन्होंने स्ट्रेटजीज बना दी, उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स जो उन्होंने बना रखे उसके बारे में उन्होंने वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने जो जो अचीव किया था, जो जो वो सीख रहे थे, वो सिखाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि उस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था, उन्होंने ये एक अनटैप्ड मार्केट देखा था कि यार इसके ऊपर कोई कॉन्टेंट इतना ढंग से बना नहीं रहा है। तो उन्होंने उस चीज़ का फायदा उठाया एंड उन्होंने उसके अंदर पेनिट्रेट कर लिया एक तरीके से। फिर जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता गया, उन्होंने अब कॉलेज लाइफ के अलावा कॉलेज रिव्यूज स्टार्ट कर दिए। जो उनकी जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी थी उसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट था, वो कंटेंट उन्होंने पाइवट किया, उससे उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंसेनली हुई थी। क्योंकि कॉलेज रिव्यूज़ को कुछ लोग कर रहे थे तो वो बायस थे, या तो प्राइवेट कॉलेजेस से, या फिर उसके अंदर उतना फैक्ट बेस्ड कंटेंट नहीं था। तो अमन भैया ने बहुत अच्छी रिसर्च करके कॉलेज रिव्यूज़ बनाने स्टार्ट किया, और उससे उनको मिली बहुत बड़ी ऑडियंस जेई की एस्पिरेंट्स की, और दबा के जेई की एस्पिरेंट्स की ऑडियंस इंक्लूडिंग मी। मैं भी शायद उनको कॉलेज रिव्यू वाली वीडियो से या फिर उससे पहले कुछ
कुछ वीडियो से ज़्यादा ढंग से देखने लग गया था। तो वहाँ से उनको जो जेई वाली ऑडियंस है, जो अभी भी उनकी बहुत बड़ी ऑडियंस है, 90% ऑफ द ऑडियंस वही है, तो उनको वो वहाँ से मिलनी स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे उन्होंने कॉलेज रिव्यूज़ की सीरीज़ ख़त्म की। उसके बाद में वो आगे कैसे फ़ॉरेन में अपन स्टडी कर सकते हैं, कैसे अपन अलग अलग जो MBAs वगैरह होती है उनके अंदर अपन कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या प्लान्स होता है, क्या क्या कॉलेजेस होती है, कितना खर्चा लगता है, ये सारी चीज़ें मतलब कॉलेज लाइफ, एंट्रेंस एग्जाम, इसके अराउंड उन्होंने अपना कंटेंट पाइवट कर लिया। फिर वो घुस गए क्लास 10th एंड क्लास 12th के सेगमेंट के अंदर। उसके अंदर मोटिवेशनल स्टफ देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस, भर भर के मोटिवेशनल वीडियोस बनाई है और जेन्युइनली काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस थी। इवन मैंने मेरे 10th बोर्ड के एग्जाम में उनकी मोटिवेशनल वीडियोस देखी थी। हाँ, सही बता रहा हूँ। तो उस मोटिवेशनल वीडियोस वाले कंटेंट से उनके पास में दबा के ऑडियंस आ गई, बोर्ड्स के स्टूडेंट्स की। फिर उन्होंने उस टाइम से, अब जो बच्चे उस टाइम से उनको देख रहे थे वो अभी तक उनको देख रहे हैं, तो उस टाइम से उन्होंने वो बहुत सारी ऑडियंस वहाँ से गैदर करनी स्टार्ट कर दी। मोटिवेशनल वीडियोस वाला कंटेंट उनका काफ़ी ज़्यादा चला और अभी तक भी चलता है। और अभी जैसे चलता है वो उसके अंदर मार्केटिंग इन्वॉल्व है, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो इसके बाद में फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया थोड़ा सा और स्विच किया कंटेंट को कि यार नया देते हैं, जेन जेड के हिसाब से कंटेंट देते हैं। तो उन्होंने जो जो चीज़ें वो सीख रहे थे फाइनेंस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, उसके बारे में यूथ को एक नया माइंडसेट देना स्टार्ट कर दिया कि हम इस तरीके से सोच सकते हैं, इस तरीके से आप स्टार्टअप कर सकते हो। ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बिना एक अच्छी कॉलेज के इतना कुछ उखाड़ा है। तो एक तरफ वो 10th 12th बोर्ड्स के बारे में पढ़ा भी रहे थे, मतलब स्ट्रेटेजीज, मोटिवेशनल वीडियोज भी बना रहे थे जेई नीट के ऊपर भी, और एक तरफ वो बता रहे थे केवल ये ही नहीं है और भी बहुत कुछ है लाइफ के अंदर करने के लिए। तो उस और भी बहुत कुछ वाले कंटेंट से बहुत सारी ऑडियंस उनके पास में आ गई, या फिर जो पहले ऑडियंस थी उसका ट्रस्ट और बिल्ड होगा कि हाँ यार एक बड़े भाई की तरह ये बंदा अपन को समझा रहा है। तो एक इमोशनल अटैचमेंट ऑडियंस का अमन भैया से उस टाइम हो गया, क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ऐसा हमको फील होने लग गया था। तो ठीक है, फिर वो उसी कंटेंट को बनाते रहे जिसको हम चाहते हैं, मतलब मोटिवेशनल कंटेंट, इंस्पिरेशनल कंटेंट, अपन को मेंटर करने वाला कंटेंट उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। फिर उनके 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए थे। उसी दौरान उन्होंने प्लेसमेंट्स की सीरीज भी स्टार्ट की थी, DSA, C++, जावा। अनुज भैया के साथ में उन्होंने बहुत सारी उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई थी, प्लेसमेंट की पूरी सीरीज निकाली थी। और जो अभी माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी आप देखते हो, उनके साथ में उनके पॉडकास्ट वगैरह भी आए थे, कैसे प्लेसमेंट को फोड़ना है, कैसे आप अच्छे से प्लेसमेंट्स क्रैक कर सकते हो वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें भी उन्होंने ऑन द लाइन वहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। पर फिर वहाँ पे अपन बात करते हैं बिजनेस एस्पेक्ट कहाँ पे है। यहाँ तक तो देखो यार, उनके पास में जो सोर्स ऑफ रिवेन्यू था ना, वो था केवल एडसेंस, मतलब जो यूट्यूब का एडसेंस आता है उससे कोई करोड़पति नहीं बनता इतने कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो यूट्यूब एडसेंस वो भी उन्होंने बहुत बाद में स्टार्ट किया था, 80,000 समथिंग सब्सक्राइबर थे, उसके बाद में उन्होंने एड्स वगैरह शायद ऐसे स्टार्ट किए थे। तो यूट्यूब एडसेंस उनका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू था उस टाइम तक। बाद में कुछ छोटी मोटी ब्रांड डील्स उन्होंने लेनी स्टार्ट कर दी, वो भी बहुत ज़्यादा बायस्ड नहीं, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग जो भी ब्रांड डील्स थी उन्होंने लेनी स्टार्ट कर दी थी। पर तब तक भी कोई इतना मेजर चेंज नहीं था उनकी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर। तो उनका जो मेजर पाइवट पॉइंट आया वो आया था अनअकैडमी से। अनअकैडमी जब जेई नीट के मार्केट के अंदर घुस रहा था, तब उन्होंने अमन दत्तरवाल को अपना फेस बना लिया, एंड अनअकैडमी ने हैवीली पे किया होगा अमन भैया को फॉर दैट पर्पस। ये मेरा ओपिनियन नहीं है केवल, क्योंकि मेरे अनअकैडमी के अंदर कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो अनअकैडमी के अंदर टीचर्स हैं, तो मेरे को पता है कि अनअकैडमी के पेचेक्स कितने होते हैं। मैं खुद कोटा में पढ़ा हुआ हूँ, तो इस सारे एनवायरनमेंट के बारे में मेरे को बहुत अच्छे से पता। इवन मैंने कोचिंग रिव्यूज़ भी बना रखे हैं बहुत सारे चैनल के ऊपर। तो अनअकैडमी ने बहुत सारा पैसा उनको, अमन भैया को उस टाइम दिया होगा प्रोबेबली। वो देखो मुंह पे तो कोई बोलता नहीं, क्योंकि वो भी खुद इन्फ्लुएंसर है, तो ये बातें तो बोली नहीं जाती यूट्यूब के ऊपर। तो अनअकैडमी से क्या हुआ, अमन भैया की जो फाइनेंशियल वाली चीज़ थी वहाँ से उनकी ग्रो होना स्टार्ट हुई। और शायद कुछ टाइम तक उन्होंने अनअकैडमी को केवल प्रमोट किया था, मतलब केवल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रही थी कि अमन दत्तरवाल कोई स्ट्रेटेजी की वीडियोस बना रहे हैं, उसके अंदर अनअकैडमी का प्रमोशन मिल जाता है, जैसे इंडिकेटेड प्रमोशंस होते हैं वो सारे। तो वहाँ से यार देखो कंसिडरेबल अमाउंट में पैसा मिलता है, क्योंकि मेरे पास में 2-3 बार वो लोग अप्रोच किए थे, तो मेरे तो कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं, फिर भी मेरे को डिसेंट अमाउंट मिल रहा था केवल प्रमोट करने का। तो यार उस टाइम उनके भी सब्सक्राइबर से मिलियंस के अंदर, तो सोच लो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छा पैसा मिला होगा प्रमोट करने का केवल अनअकैडमी को। तो उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज वाली वीडियोस बनाई थी और भर भर के अनअकैडमी का प्रपोर्शन था उसके अंदर। और ये चीज़ गलत नहीं, अपन बिजनेस एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें कि हाँ क्या क्या प्रोबेबल रीजंस हैं इसके पीछे। और उसके बाद में क्या हुआ, अमन भैया ने खुद ने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया अनअकैडमी के ऊपर। वहाँ पे एकदम ये उनका जो कर था ना फाइनेंशियल, वो एकदम ऐसे हो गया, क्योंकि यार जो अनअकैडमी पे प्रमोट कर रहा था केवल अनअकैडमी को यूट्यूब के ऊपर, वहाँ से अनअकैडमी को बहुत सारी ऑडियंस आ रही थी अमन भैया के नाम से। अब वो खुद बंदा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ाएगा, तो सोचो कितना बड़ा स्केल अप मिला होगा अनअकैडमी को, कितना बड़ा बिजनेस मिला होगा अमन भैया के नाम से, क्योंकि ऑलरेडी उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था मार्केट के अंदर, स्टूडेंट्स के दिमाग
दिमाग के अंदर, और इवन मैं भी पढ़ा हूँ यार उनसे अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे फिजिक्स के टॉपिक्स मैंने भी खुद ने कर रखे हैं। तो उस इन्फ्लुएंस का अनअकैडमी ने काफ़ी फ़ायदा उठाया, और इतना फ़ायदा अगर अनअकैडमी ने उठाया तो ऑब्वियसली अमन भैया को काफ़ी अच्छा पैसा उसके अंदर मिला होगा, मे बी इन मल्टी सीआर्स, ठीक है। तो अब आप समझ ही सकते होंगे क्या ही उसके अंदर सिचुएशन हुई होगी। तो यार अब सीआर वाली चीज़, करोड़्स वाली चीज़ तो वो पहुंच गए थे बाय द वे ऑफ अनअकैडमी, ठीक है। अब अपन ये नहीं कह सकते कि अनअकैडमी ने अमन दत्तरवाल की लाइफ चेंज कर दी। अमन दत्तरवाल इतने साल से मेहनत कर रहे थे, तब जाके एक ऐसा पॉइंट आया कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो ऐसा कुछ कर सके। तो जो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम वाली चीज़ है उसके पीछे जो मेन रीज़न है उनका वो है ये ब्रांड डील जो थी इतनी बड़ी, और इतने ज़्यादा टाइम तक, मतलब 1-2 साल तक उन्होंने पढ़ाया था अनअकैडमी के ऊपर, तो वहाँ से उनको वो चीज़ मिल गई। बाकी यूट्यूब का एडसेंस का रेवेन्यू था उनके पास में, और जो प्रमोशंस डील होती थी यूट्यूब के ऊपर, स्पॉन्सरशिप वाली, स्टॉक मार्केट वगैरह, जो अफिलिएट मार्केटिंग होते, जो लिंक्स होते डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से पैसा आता था। उसके अलावा अनअकैडमी वो पढ़ा रहे थे, वहाँ से एक बड़ा पैसा उनका आना स्टार्ट हो गया। उसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे बिजनेस होंगे जिनके बारे में उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, पर हमको ऑब्जर्व करने पर इतना ही दिखता है। तो फिर उन्होंने अपनी कक्षा वाली जो चीज़ है वो उसी दौरान बीच में स्टार्ट कर दी थी। तो वहाँ पर उन्होंने जो C++ DSA वगैरह के कोर्सेज लाने स्टार्ट किए थे, कुछ 12th बोर्ड्स के बारे में, मतलब इंग्लिश पढ़ा रहे थे कुछ स्टूडेंट्स को, उन्होंने इंटर्न्स को हायर करके वो वीडियोस बनवाई थी, ठीक है। तो फिर बाद में उन्होंने अपनी कक्षा वाला जो अपना वेंचर है उसको अच्छे से स्केल करने की सोची। तो अब उनके पास में पैसा बहुत है, ऑलरेडी बहुत पैसा था 22 साल की एज तक, और अनअकैडमी से इधर उधर करके बहुत छाप लिया उन्होंने। अब उनके दिमाग में रियल एस्टेट का अच्छा नॉलेज था, स्टॉक मार्केट का अच्छा नॉलेज था। उन्होंने क्या किया, जो बड़ा पैसा आया, लेट सपोज एक अपन अजम्पशन लेते हैं, मान लो उनके पास में 5 करोड़ रुपए आए उस टाइम, और उस 5 करोड़ से उन्होंने 8 घर खरीद लिए, ठीक है, डायरेक्ट 8 घर ही खरीद लिए दिल्ली के अंदर, और उनको उन्होंने रेंट पे चढ़ा दिया। तो वहां से उनकी पर मंथ 1 लाख के आसपास तो पैसिव इनकम आ रही, केवल रेंट के थ्रू, रेंटल इनकम, और इतने सारे असेट्स उनके बिल्ट हो गए। और ये बात उन्होंने इनडायरेक्टली काफी वीडियोस में बोल रखी है। उसके अलावा उनके पास में कुछ करोड़ रुपए थे, उन्होंने उसको स्टॉक मार्केट में डाल के वहां से उन्होंने उससे रिटर्न्स लेने स्टार्ट कर दिए। तो अमन दत्तरवाल इज ऑलरेडी इन अ फाइनेंशियल स्टेबल कंडीशन, फाइनेंशियली फ्री कंडीशन बिफोर लॉन्चिंग अपनी कक्षा। अब फिर उन्होंने अपनी कक्षा को एक एज अ एडटेक वेंचर लॉन्च करने की सोची। तो उन्होंने पहले वहां पे कंटेंट काफी सारा एनिमेटेड टाइप का देना स्टार्ट कर दिया, फिर उन्होंने ऐप को लॉन्च कर दिया। अब ये था उनका टर्निंग पॉइंट, यहाँ से उनका फाइनेंशियल ग्राफ जो यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, और जो उनका इन्फ्लुएंस है वो और बढ़ता रहेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कम कॉस्ट पे बहुत इफेक्टिव चीजें जो कोटा और दिल्ली की जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स नहीं दे पा रही, वो दे पा रहे हैं, वो दे रहे हैं कम कॉस्ट पे स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब देखो, ट्रिगर मत होना जो भी अमन भैया के फैंस हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय हिम, पर अपन बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। तो प्लीज डोंट ट्रिगर बाय दैट अगर मैं कुछ फैक्चुअल बातें बोल देता हूं तो उन्होंने अपनी कक्षा को लॉन्च किया विथ टैग ऑफ रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन इंडस्ट्री। मतलब चारों तरफ रिवॉल्यूशन ही गूंज रहा था, हर वीडियो के अंदर, हर तीसरी वीडियो में अमन भैया रिवॉल्यूशन लेके आ रहे थे एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर। तो इट्स कंप्लीट अ मार्केटिंग स्टफ, क्योंकि आपको भी पता है रिवॉल्यूशन वो चीज़ नहीं होती है अगर आप किस चीज़ की प्राइस कम कर रहे हो, दैट इज नॉट अ रिवॉल्यूशन एट ऑल। पर हाँ, पर काफ़ी लोगों को उससे हेल्प हुई है, काफ़ी स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो अफोर्ड कर पाएंगे। लाख लाख रुपए के कोर्सेज जो मिलते थे दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर, फिर जो एडटेक स्टार्टअप 30-30 हज़ार चार्ज करते थे, उसका उन्होंने सीधा प्राइस लेस करके 3,000 कर दी। तो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट हुआ है, और बहुत सारे पेरेंट्स जो फाइनेंशियली सही नहीं थे उनके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है। पर इसको रिवॉल्यूशन का टैग देना इज कंप्लीट अ मार्केटिंग स्टफ, और वो सही चीज़ है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं एट द एंड, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि यार ये इतना सारा वो कर रहे हैं, इतना सारा उनका ऑफिस है, जैसा उन्होंने दिखाया इतना बड़ा ऑफिस है, एक्सटर्नल फंडिंग कोई नहीं है, कोटा की बड़ी बड़ी फैकल्टी जो वो उन्होंने खरीदी है उसके लिए, वो वहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, और इतना सारा उसके अंदर आपको इनपुट दिख रहा है, एनिमेटेड कोर्सेज भी आ रहे हैं साथ में, और डेली वीडियोस आ रही है, हर चीज़ हो रही है चारों तरफ। मतलब अमन दत्तरवाल की जो रॉकेट शिप है वो अच्छे से चल रही है विथ 100%, मतलब बीच में उनकी वेब सीरीज़ भी आ रही है कोई। तो ये इतना सारा हो रहा है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो भाई लोगों, पैसा आप ही दे रहे हो। इतने सालों में अमन दत्तरवाल ने एक चीज़ की है, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट उन्होंने बिल्ड किया अपने दिमाग के अंदर। अब आपके दिमाग के अंदर अमन दत्तरवाल का इंप्रेशन है। आज भी अमन भाई अगर कोई वीडियो डालते हैं कि फाइनेंशियल टिप्स या फिर फाइनेंशियल एक्स ऐसे करके, तो मैं खुद देखता हूँ उस वीडियो को, क्योंकि हमको ट्रस्ट है अब उसके ऊपर, ठीक है। तो उसी ट्रस्ट का उन्होंने अच्छा यूज किया है अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, और वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो कोई अच्छी चीज ही बेच रहे हैं, आपको बेकार चीज तो बेच नहीं रहे। तो देखो, अब इसके अंदर दो तरीके के बिजनेस मॉडल्स काम करते हैं। पहला बिजनेस मॉडल क्या होता है कि आपकी प्रीमियम प्राइस है कोर्स की, और ऑडियंस बहुत कम है। जो बिजनेस मॉडल अपनाते हैं कोटा कोचिंग्स और जितने भी बड़े बड़े एडटेक जो फंडेड स्टार्टअप है, बायजूस और अनअकैडमी, ये सारे, उनकी प्राइसेस थोड़ी प्रीमियम कैडर के अंदर होती है, और उनके पास में ऑडियंस इतनी डायरेक्ट ऑडियंस
ऑडियंस उनको मिलती नहीं, बहुत स्पेंड करने पड़ते हैं। वो मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। सेकंड जो बिजनेस मॉडल जो अमन भैया फिजिक्स वाला ये सब अपना रहे हैं, वो होती है लो प्राइस एंड मास ऑडियंस, दबा के ऑडियंस उनके पास में। अब केवल ऑडियंस से फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे ऑडियंस तो अन अकेडमी के पास में ज़्यादा डाउनलोड्स है, और मतलब जो बायजूस के पास में इतनी फंडिंग है तो उसके पास में ज़्यादा डाउनलोड्स है, ज़्यादा मार्केटिंग रीच है। पर अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आप अपने ऊपर लेके सोचना एज अ बिजनेसमैन, आप खुद सोच के देखना कि एक तरफ आपके पास में एक 10 रुपये का प्रोडक्ट है और आपका मार्केट में इतना अच्छा इन्फ्लुएंस है, इतना अच्छा ट्रस्ट है कि आपको 1000 लोग ऑलरेडी फॉलो करते हैं, और आपको पता है कि यार वो 10 रुपये की चीज़ अगर मैं उनको बोलूँगा कि आपको खरीदनी है तो वो मेरे कहते ही खरीद लेंगे उसको। तो हाथों हाथ आपका रेवेन्यू विदाउट एनी एक्सटर्नल मार्केटिंग स्पेंड, आपको कोई एड्स पे खर्चा नहीं करना पड़ा, कोई मार्केटिंग स्पेंड नहीं करना पड़ा, आपको किसी भी प्रकार के कोई ब्रांड एम्बेसडर को हायर नहीं करना पड़ा जो बहुत बड़ी कॉस्ट लेते हैं। आप खुद ही ब्रांड एम्बेसडर हो, आपका खुद का ही ट्रस्ट है मार्केट के अंदर, आपने उन लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस कर रखा है। आपने बोला 10 रुपये की चीज़ है, 1000 लोगे, 10,000 का रेवेन्यू आपको हाथों हाथ मिल गया विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट्स। मार्केटिंग के जो फंड्स होते हैं या फिर जो इन्वेंट्री लगानी होती है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपके पास में प्रोडक्ट है और आपने बस एक बार बोला उनको और उन्होंने खरीद लिया, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे चीज़ क्या आती है कि आपके पास में प्रोडक्ट है, वो तो 100 रुपये का है आपकी प्राइस, और आपके पास में मार्केटिंग नहीं है उसका। आप बस एक नए बिजनेसमैन हो और आपको ब्रांड एम्बेसडर लाना पड़ेगा जो आपके प्रोडक्ट की बात को, आपका जो ब्रांड है उसको कम्युनिकेट करके आपकी बातों को पहुंचा सके। कोई इन्फ्लुएंसर लाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलानी पड़ेगी जिससे आपका प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुंचेगा, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगा, टारगेट ऑडियंस बिल्ड होगी, वहां पे भी ट्रस्ट नहीं होगा। अब आपके प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपये, अब उसके अंदर आपने ऑलरेडी उस 100 रुपये के अंदर जो आपका प्रॉफिट है ना, वो मात्र को 20-30% का होने वाला है, या 20-30 बहुत ज़्यादा बोल रहा, बाकी आपका मार्केटिंग पे, ब्रांड एम्बेसडर पे, यहाँ सब पे खर्चा लगा। उसके बाद में भी आपके जो कस्टमर्स आएंगे वो 100 से ज़्यादा नहीं आने वाले, 100-150 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपका जो नेट रेवेन्यू आएगा वो कितना आएगा, 20,000 का आ जाएगा, उसके अंदर केवल 20-30% ही आपका होगा। तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल स्टेट में कौन सा है, पहला वाला बंदा है ना, जिसके पास में ऑलरेडी मार्केट में ट्रस्ट है, उसको कोई दूसरा बंदा हायर नहीं करना अपने ब्रांड को कम्युनिकेट करने के लिए, कोई इन्फ्लुएंसर मार्केट नहीं करनी, सब कुछ वो खुद ही है, और उसकी टारगेट ऑडियंस उसके पास में है, और बहुत हाई नंबर के अंदर वो ऑडियंस है, डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है उस ऑडियंस का एक कस्टमर के अंदर। तो ये इस प्रकार से बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस हमेशा है ना लॉजिकल डिसीजन से होता है। आप इमोशंस के अंदर इतने ज़्यादा ड्राइव मत हुआ करो कि हम इतना सारा पैसा लगा रहे हैं और ये सारी इन्वेंट्री कर रहे हैं, आप सबके लिए सब कुछ लग रहा है, सारी सेविंग्स लगा रहा हूँ। तो भाई साहब उनका ऑलरेडी अर्न असेट्स है, उनसे उनकी इनकम आ रही है, उन्होंने एक छोटा फ्रैक्शन निकाला, उसको इसके अंदर इन्वेस्ट किया, और इससे वो अब रेगुलरली इनकम जनरेट कर रहे हैं विथ द इन्फ्लुएंस ही हैज़ क्रिएटेड फ्रॉम पास्ट 5 to 6 ईयर्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और इस चीज़ को प्लीज़ लॉजिकल लेना, बिजनेस माइंड कैसे सोचना है, अमन भैया खुद कैसे सोचते हैं, हम किस प्रकार से वैसे सोच सकते हैं, इस वे में इसको लेना। क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ मैं अमन भैया का, इस वे में मत लेना क्योंकि मैं नहीं कर रहा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द बिजनेस, ओके। तो अब अपन बात करते हैं कि अभी मार्केटिंग कैसे चल रही है। सेम वही प्रोसेस चल रहा है। आज से कुछ साल पहले जैसे अमन भैया अन अकेडमी को प्रमोट करते थे, वैसे अब वो खुद के ही ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं अपने वीडियोस के थ्रू। उनके पास में ऑलरेडी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। अब वो क्या करता है, जैसे मान लो क्लास 10th का एग्जाम है, उससे पहले उन्होंने बहुत अच्छी वेल क्यूरेटेड अच्छी सिनेमेटोग्राफी करके मोटिवेशनल वीडियो निकाल दी। अब उसके अंदर बहुत सारे व्यूज आ गए, 10 लाख व्यू आ गए, मान लो 5 लाख व्यू आ गए, 2 लाख व्यू आ गए। उसी के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन के अंदर उन्होंने अपने कोर्सेज की लिंक डाल दी कि ये रैपिड कोर्स है, क्रैश कोर्स है, ये कोई टेस्ट सीरीज आने वाली है, और मात्र 200 रुपये उसकी कॉस्ट है। तो हर कोई ले लेगा उसको, 500 रुपये कॉस्ट है, कोई भी ले लेगा, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है उसको, और साथ में उसको मोटिवेशन मिल रहा है। बीच में उनको अमन भैया का खुद का जो ब्रांड है उसी का ही मतलब एक रीडायरेक्शन मिल रहा है कि आप वहाँ पे जाके इस चीज़ को देख सकते हो। तो आपको एकदम मेंटर वाली फील आ रही है बच्चे को, उसको मोटिवेटेड भी फील हो रहा है, और वो हाथों हाथ उस बंदे का कस्टमर भी बन रहा है। तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, बिजनेस समझो, ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है, उनके अगर आप वीडियोस रिसेंट वाले देखोगे तो उसके अंदर वही चीज़ें हो रही है कि वो डायरेक्टली मोटिवेशनल वीडियोस लेके आता है, स्ट्रेटेजीज की वीडियोस लेके आता है, और उसके थ्रू वो अपनी जो टारगेटेड ऑडियंस उसके ऊपर डायरेक्टली पहुंच रहे हैं। जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कंप्लीटली उनके कस्टमर्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है। इस तरीके से वो उनका रेवेन्यू बहुत अच्छे से जनरेट हो रहा है, और सारी चीज़ें वापस और बढ़िया वो करते जा रहे हैं, क्वालिटी को और लेवल अप करते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उनके जो लॉयल ऑडियंस है, जैसे हम जैसे लोग जो पिछले 6-7 साल से उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए वो स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, क्रिप्टो, इसके बारे में जो ट्रेडिंग टॉपिक्स होते हैं उसके रिलेटेड वो कंटेंट बनाते रहते हैं, जिससे हम उनसे अलाइंड रहते हैं, और हम उन्हीं से बिजनेस सीख के उन्हीं के बिजनेस मॉडल को आपको बता रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें चलती है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली, कुछ समझ में आया कि हाँ यार चीज़ें ऐसी हो रही है, और बहुत बढ़िया तरीके से अमन भैया ने अपने ब्रांड वैल्यू का, अपने जो ट्रस्ट का यूज़ किया है, और अच्छा दिमाग लगा अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। और मेरे को यार पर्सनली थोड़ी उम्मीद थी कि वो केवल जेईई नीट वाले सेक्टर में नहीं घुसेंगे, वो कुछ ना कुछ कम्युनिटी लर्निंग या फिर जो स्किल्स होती है दूसरी, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेंगे, मे बी फ्यूचर में कर भी दें वो, क्योंकि
कम्युनिटी लर्निंग एक अलग लेवल की चीज़ है, उसके अंदर आपके जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई एक्सपर्ट है वो ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाएगा, वीडियो एडिटिंग का एक्सपर्ट वीडियो एडिटिंग सिखाएगा। तो एक ऐसी चीज़ भी हो सकता है, अगर अमन धत्तरवाल तक ये वीडियो पहुंचती है तो हो सकता है वो ये चीज़ करेंगे, उनके प्लान में होगा। मेरे को वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है अगर वो वैसे करते तो, पर चूंकि मार्केट जे नीट का बड़ा है, उनके पास में ऑडियंस ऑलरेडी उसकी ज़्यादा थी, तो उन्होंने एक अच्छा रिवेन्यू देख के, अच्छा बिजनेस मॉडल देख के इस चीज़ को इस टाइम पे उन्होंने टैप किया और वो काफ़ी सक्सेसफुल है इस चीज़ के अंदर। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एंड यूनिक टॉपिक्स को पिक करके मैं आपके सामने एक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़ मेक श्योर यू बिकम माई लॉयल ऑडियंस। प्लीज़ वॉच माई अदर वीडियो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखे कि मैंने अपने जो उस माइंडसेट से इंस्पायर होकर क्या क्या डिसीजंस लिए लाइफ के अंदर। और इंस्टाग्राम को मेरे को फॉलो कर लेना, अगर आपको बिजनेस मार्केटिंग, स्टार्टअप, फाइनेंस इस सब से इंटरेस्ट है तो वहां पे काफ़ी अच्छी वीडियोज़ में बनाता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।